अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आगाज़ तो डेफिनेटली हमने आज़ाद कश्मीर में जो आज सारा दिन चलता रहा उससे करना था, लेकिन अब से कुछ लम्हात पहले, कुछ देर पहले ही एक अजीब व गरीब खबर कराची से आई है, जहां पर बहादराबाद में है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मरकज़। वहाँ पर दो ग्रुप्स कहा जा रहा है लड़े हैं आपस में, और ये दो ग्रुप्स कौन है जी? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ग्रुप है और मुस्तफ़ा कमाल साहब का ग्रुप है। आपस में गुत्थम गुत्ता हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। और इस दौरान में, अपनी लड़ाई के दौरान में, मीडिया जो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है वहाँ पर मौजूद है, जो आवाम को हक़ाइक़ दिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी समा, उसके कैमरामैन को ज़दोकोप किया गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उससे कैमरा छीन लिया गया है। इम्तियाज़ अली समा टीवी के इंतहाई बेहतरीन कैमरामैन, वो इस वक्त लोकेशन पर मौजूद, और इसी दौरान उन पर तशद्दुद किया गया है, उनका कैमरा छीन लिया गया है। दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो है वो हवाई फायरिंग भी की जा रही है। तो ये कुछ अरसे से MQM के दरमियान लावा तो पक रहा था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में मुस्तफ़ा कमाल साहब का ग्रुप एक बात कर रहा था, मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद एक बात कर रहे थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनका ग्रुप एक बात कर रहा था। लेकिन अब ये मंजर आम पर आना शुरू हो गया है और दो अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात आ रही हैं। प्रोग्राम में अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ साथ डेफिनेटली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी उनके नुमाइंदे से ज़रूर जानेंगे कि ये क्या सिचुएशन डेवलप हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ आज हुआ है, ज़रा इस पर भी बात करते हैं। पहले मरहले की तरह आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, ये भी धांधली के इल्ज़ामात की जद में है। मुजफ्फराबाद के 8 हलकों और महाजरीन की 12 नशस्तों पर वोट डाले हैं। पीपल्स पार्टी और IPP ने इलेक्शंस पर धांधली के इल्ज़ामात आयद किए हैं, जबकि नून लीग धांधली के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इनके रहनुमा शोएब सिद्दीकी, इन्होंने कम टर्न आउट और इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि ननकाना साहब और सरगोदा में IPP के पोलिंग एजेंट्स को मुबैना तौर पर पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। पार्टी के इंतखाबी कैंप्स भी हटाए गए। वोटिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद उन्होंने एक्स पर इंतखाबी दस्तावेज़ात शेयर की हैं और लिखा है कि 5 बजे पोलिंग ख़त्म हुई और 5:02 पर नतीजा भी आ गया सामने। रिजल्ट ये है कि सारे वोट नून लीग को पड़े हैं। ऐसे इलेक्शन से बेहतर है बराह रास्त इलेक्शन ही कर ली जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इन्होंने नून लीग पर तनकीद की है। कहा है कि मुस्लिम लीग नून का नाम आज़ाद कश्मीर में गाली के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी रहनुमा और कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर कह रहे हैं कि उन पर नून लीग के कारकुनान ने तशद्दुद किया है। साथ ही उन्होंने नून लीगी कारकुनान पर PP कारकुन मुश्ताक हुसैन को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। नदीम अफजल चंद ने इलेक्शन के अगले मरहले का इशारा दे दिया है। मुझ पे नून लीग के लोगों ने हमला हुए और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर वो असला लगाते हुए वहाँ से चले गए। वहाँ पे नून लीग के लोगों ने फायरिंग करके एक मुश्ताक शाह जो है पीपल्स पार्टी का वर्कर था, उसको जो है शहीद किया है और 5 अफराद को जख्मी किया है। थर्ड फेज या इस फेज में अब मजबूर किया जा रहा है कि हम किसी ऐसे इकदाम की तरफ जाएं, बाइकाट की तरफ। ये जो मैंडेट आप लेने जा रहे हैं वो ज़बरदस्ती का है, वो जाली होगा, उसमें जान नहीं होगी और मैं समझता हूँ कि आप हालात को मजीद ख़राब करेंगे। नाज़रीन, इसी तमाम तनाजुर में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब, इन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ से तशद्दुद और कत्ल के इल्ज़ामात को झूठ करार दिया है। इलेक्शंस को पुरअमन और शफाफ इंतखाबात करार दे दिया है। आज़ाद कश्मीर की तारीख में जो है वो पुरअमन तरीन और वायलेंस फ्री जो है वो ये मरहला जो है वो इलेक्शन का हुआ है। लतीफ़ अकबर साहब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए गए हैं। वहाँ पे एक सादात फैमिली है, सादात फैमिली के साथ इनकी फैमिली का झगड़ा है, उनके साथ इनकी तू तकरार हुई है। उस तू तकरार को इन्होंने कातिलाना हमला बनाया। उस वक्त मुश्ताक शाह साहब मुबैना तौर पे उसके भांजे शौकत शाह ने उसे धक्का दिया। हार्ट के मरीज थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ। एक फायर की भी अगर वहाँ पे बात हुई हो, मैं अपनी बात का जवाब दे। अब आगे सिचुएशन डेवलप होगी क्या? इख्तियार वली खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर शोएब सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहम रहनुमा मलिक शफकत अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, और डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा। चारों मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। शर्मिला साहिबा, ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। आज ये मुझे फरमाइए कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का न सिर्फ इजहार कर रही है, बड़ी नाराज़गी का इजहार कर रही है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को तो ये बड़े तारीख के पुरअमन तरीन इलेक्शंस लग रहे हैं। बल्कि वो तो ये कह रहे हैं, जैसे कि आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां पे कत्लो गारत भी हो गई, मारपीट भी हो गई, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एक गोली नहीं थी,
कोई कत्ल नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया किरण। देखिए मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में कोई भी चीज़ मीडिया की आंख से तो छुप नहीं सकती है। ये वो ज़माना तो है नहीं कि आप उसको छुपा लें या आप कोई गलत बयानी कहें। जितनी भी इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट्स पीपल्स पार्टी की जानिब से गई हैं, जिसमें तकरीबन कोई 27-28 के करीब अब तक हो चुकी हैं, बल्कि मज़ीद से ज़्यादा भी होंगी एज़ वी स्पीक, उसको उन तमाम कंप्लेंट्स को शवायद के साथ, वीडियो फुटेजेस के साथ हमने जमा किया है। अच्छा, ये इस तरीके से ये बात कहना कि जी पाकिस्तान की तारीख के सबसे पुरअमन और साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुई, ये तो कोई क्लेम ही नहीं कर सकता। इस मुल्क में आज तक कोई इलेक्शन साफ़ और शफाफ नहीं हुआ। व्हाट टू टॉक अबाउट AJK इलेक्शंस। हमने मीरपुर के इलेक्शंस में भी यही देखा कि वहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से रिज़ल्ट्स रोके गए, किस तरीके से रिज़ल्ट्स बदले गए, क्या कुछ हुआ, और उसके भी शवायद हमने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को दिए हैं बल्कि PMLN को भी पहुँचाए हैं, जिसके ऊपर बातचीत भी चल रही है, मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई उस पर खातिर खा काम नहीं हो पाया। इसी तरीके से आज जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें तो ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पर पीपल्स पार्टी की लीड होनी थी और पीपल्स पार्टी की जीती हुई सीट है, वहाँ पर 12 बजे तक, 12:30 बजे तक तो पोलिंग का सामान ही नहीं पहुँचा था। जबकि इलेक्शन के मरहले में सबसे पहला काम ये होता है कि एक दिन पहले बैलेट पेपर और तमाम चीज़ें पहुंच जाती हैं। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशंस भी थे हलकों में जहां पर बैठ के PMLN के लोगों ने बैठ के ठप्पे लगाए। वो वीडियोस भी हमने इलेक्शन कमीशन को पहुंचाई है। वो ये सारी जैसे आप बता रही हैं कि सारी चीजें आप प्रोवाइड भी कर रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं। तो शर्मिला साहिबा, ये जो मुश्ताक शाह हैं, इनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा जिससे वाज़ेह हो जाए कि डेथ हुई कैसे? देखिए किरण, अनफॉर्चुनेटली मैं तो इस बारे में ये हतमी तौर पे नहीं कह सकती। इनकी फैमिली का फैसला होगा कि वो पोस्टमार्टम कराते हैं कि नहीं करवाते। लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, मैं उसको बिल्कुल कंटेस्ट करूंगी क्योंकि हमारे कारकुन को शहीद किया गया। इसी तरीके से हमारे एक और MNA के ऊपर गोली चलाई गई। इसी तरीके से बाकी हमारे कारकुनान के साथ मारपीट करके उनको पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। अगर आप साफ और शफाफ इलेक्शन करवा रहे हैं तो पोलिंग एजेंट्स को बैठने दें। ये गिनती तो पोलिंग एजेंट्स के सामने होती है। अच्छा, मुझे फरमाइए, बिलावल साहब क्या पर्दादारी है, क्या चीज़? बिलावल साहब ने वार्निंग दी थी कि अगर कोई शिकायत दूसरे मरहले के हवाले से भी इस तरह की सामने आती हैं तो फिर वफाकी हुकूमत की ना उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो अब क्या वाकई ये हो सकता है, उल्टी गिनती शुरू हो सकती है क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए, जो मीरपुर में जो इलेक्शंस हुए उससे ज़्यादा बदतरीन इलेक्शंस आज हुए हैं और इतनी सारी कंप्लेंट्स पीपल्स पार्टी की जानिब से ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता है। देखें, पीपल्स पार्टी हमेशा वी फॉलो अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम कोई चीज़ गैर आइनी और गैर कानूनी नहीं करते। हम अपना तमाम शवाहिद और जो तमाम फॉरम्स हैं उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके बाद अगर मामला सही जानिब नहीं जाते तो फिर जाहिर ही बात है कि फिर पीपल्स पार्टी अपना फैसला खुद कर सकती है। फिर आप डिसाइड करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट। ठीक, बिल्कुल ठीक। इख्तियार साहब, आपको लगता है सर जिस तरह से इस तरीके से तो जोर जबरदस्ती, डरा धमका के, गोलियां चला के, मारपीट करके इलेक्शन छीन लेना, ये तो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ जाती है बल्कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अपने लोगों के साथ जाती है। आप उस वैली का हाल देखें। आपका पॉइंट आ गया, मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बड़ा सवालिया निशान हुआ है। पीपल्स पार्टी के तीसरे मरहले का यानी 4 तारीख के इंतखाबात का बॉयकॉट कर सकती है, पहुंच को रोक लगता है आपको? लेकिन जो चीजें वहां पर हो रही हैं, साहब इशारा दे रहे हैं। Could you please repeat your question, Kiran? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी बॉयकॉट करेगी तीसरे मरहले का, या मना लेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। देखिए, वो तो इनका जाती फैसला है। जब ये फैसला करेंगे फिर उसके बाद फैसला होगा कि मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन मैं शर्मिला बहन की बातें सुन रहा था और इससे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, राजा परवेज अशरफ साहब की भी, कायरा साहब की भी और नय्यर बुखारी साहब की भी। ये याद रखें, देखिए, गट्स होने चाहिए। जीबी में आप हमसे अच्छा खेले, हमने आपको उसी रात मुबारकबाद दे दी कि आपने कैंडिडेट हमसे पहले फाइनल कर लिए थे।
आपने कैंपेन हमसे पहले शुरू कर ली थी। हमने आपकी जीत पर आपको मुतनाज़िया नहीं किया और हमने आपको मुबारकबाद दे दी। सेम इलेक्शन कमीशन वही जो है वो इधर भी काम कर रहा है। अब मुझे ये बताइए, धांधली तो एक पोलिंग स्टेशन पर होती है, 2 पर होती है, 3 पर होती है, 4 पर होती है, एक हलके में तो 100 और 150 पोलिंग स्टेशन हैं। अब हर पोलिंग स्टेशन पर धांधली, ये तो हजारों पोलिंग स्टेशन बनते हैं, कई हलके हैं। इज इट पॉसिबल? उस वक्त जब सदर वहां पर आपका बैठा हुआ है, वजीर आजम आपका है, हुकूमत आपकी है, डीसी आपका है, डीपीओ आपका है, पूरा नीचे पटवारी, तहसीलदार और लोकल थाने तक बंदे आपके बैठे हुए हैं, सरकारी नंबर प्लेटों की गाड़ियां आगे पीछे आपके उम्मीदवारों के साथ फिरती है। आपके साथ वहां बदमाशी कर कौन सकता है? आपके साथ वहां ठगी टोरी कौन कर सकता है? सिंपल इज दिस। देखें, मेरे ख्याल में वन शुड हैव द करेज कि आप जीते तो वो ठीक है, आप हारे तो ये काम तो माजी में इमरान खान साहब किया करते थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी मैच्योर जमात ये को बताइए, सूट नहीं अभी तक करती। कितनी नशिस्तों पर आ गए हैं आप लोग? इस वक्त तो जितने रिजल्ट मैं देख रहा हूँ सब पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ गए। तो मैं तो अब इस पे ये 20 की 20 पे आपके पास ही है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो जो मेरे पास नताइज आ रहे हैं, तो मेरे पास इतलात के मुताबिक तमाम हलकों पर हम आगे जा रहे हैं। तो अब मैं तो ये तो सही सर, पॉइंट आ गया आपका, इजाजत दीजिए मुझे। जी ठीक सर, आप लोग जीत रहे हैं, लेकिन जिन पार्टीज को तहफुजात हैं, पीपल्स पार्टी को तहफुजात हैं, आईपीपी को बहुत ज्यादा तहफुजात हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सर। आप कि मैं ट्वीट्स भी देख रही हूँ, मेरे पास मौजूद है, आपने तो वो बैलेट पेपर्स भी पोस्ट किए हैं साथ साथ। सर काफी तहफुजात रहे आप लोगों को सारा दिन, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आज तो बड़ा डिफरेंट डे था, तारीख का पुरअमन तरीन इलेक्शन हुआ है यहाँ पर। चले जी, मैं राना साहब तो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है और मैं उनकी बात को डिनाई तो नहीं कर सकता। अगर सारे इंतखाबात आज का प्रोसेस जो कि है वो पुरअमन था, शफाफ था, तो राना साहब ने कहा कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई बदनज़मी हुई है तो वहाँ पर फ्रांजिक करवा लेना चाहिए। तो मैं सिर्फ राना साहब से गुजारिश करूँगा कि एक पोलिंग स्टेशन नंबर 14 है शरकपुर का, जहाँ पर टोटल 50 वोट है और उसमें से 42 वोट कॉस्ट हुए और वो 42 के 42 मुस्लिम लीग नून को कॉस्ट हो गए और ये रिज़ल्ट 5:01 के ऊपर आ गया। फिर एक पोलिंग स्टेशन है ननकाने का, वहाँ से वे 117 वोट हैं और 107 वोट कॉस्ट हो गए, 91% रिजल्ट वहाँ पर आ गया। एक पोलिंग स्टेशन है नंबर 15 शेखुपुरे का, वहाँ पे 94 वोट हैं, टोटल 78 वोट कॉस्ट हो गए, 82% आ गया। कोई 20-25 साल पार्लिमानी सियासत में हमें भी हो गए हैं, मैंने तो कभी आज तक अपनी ज़िंदगी के अंदर 80-90% वोट कॉस्ट होते नहीं देखे। ये इतने कश्मीर के हालात हमारे पुरअमन है, वहाँ पर रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है कि लोग 100 के 100% निकल कर अपने हलकों से इंतखाब डाल रहे हैं। और फिर मज़े की बात, एक पोलिंग स्टेशन नंबर 15 गवर्नमेंट इस्लामी हाई स्कूल शेखुपुरा है, उसमें जो पोलिंग स्कीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ एजे के जारी करता है, उसमें कहता है कि टोटल इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर 94 वोट्स हैं, मेल के 53 हैं और फीमेल के 41 हैं। मगर जिस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजल्ट जारी करता है, अपना फॉर्म 24 देता है, तो वो कहता है इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर 8 वोट है टोटल। जो इलेक्शन कमीशन की पोलिंग स्कीम है वो कह रही है 94 वोट है, जो प्रिजाइडिंग अफसर है उस पोलिंग स्टेशन का वो कह रहा है कि 78 वोट है। अच्छा सर, मुझे ये भी फरमा दीजिए कि मैं सबसे सुन रही हूँ, मैं देख भी रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा शिकायत हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तहफुजात का इजहार कर रही है, तो अब आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशारा दे रही है कि हम तीसरे मरहले का बॉयकॉट कर सकते हैं, क्या आप भी कर सकते हैं, सोच रहे हैं उस तरफ? जी देखिए, इसमें तो हमारे जो पार्टी के कायदीन हैं वो बैठ के फैसला करेंगे। मगर देखिए, इस रिजल्ट के बाद तो इनकी 28 सीटें हो गई, इनके बाद इनको रिजर्व सीटें भी मिल गई, तो तीसरे मरले के इंतखाब कराएं ना कराएं, ये वाज़े अक्सरियत तो ले गए ना, 2-3 अक्सरियत सिंपल हासिल हो गई है। और अगर इलेक्शन तो वैसे ही मिल गई है, अब वो तीसरे मरले के तो देखिए अफादियत ही खत्म हो गई ना कि, और उसके ऊपर ये कह देंगे हमने। और फिर दूसरी चीज़ है कि अगर इलेक्शन
फेयर एंड फ्री हो रहा था, तो पोलिंग एजेंटों को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकालने की क्यों नौबत आ रही थी? आप उन्हें बैठे रहने देते, उनके सामने देते, उनके अंगूठे लगवाते, उनके साइन कराते, तो ये इस प्रोसेस को मुकम्मल होने देते, जो कि नहीं मुकम्मल होने के लिए ये तीन बड़ी जमात इलेक्शंस पे थी कश्मीर में इलेक्शंस में है। अब दोनों बाकी जो है वो बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, तो पीटीआई क्या कर रही है आज की सारी सिचुएशन को देख के? आप लोग एंजॉय कर रहे हैं या रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने बॉयकॉट किया? देखें, हम वो कर रहे हैं जो आज ये कह रहे हैं, ये हम इसको फोर्स ही कर रहे थे। 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हमारे साथ हुआ है, हम तो उस वक्त से कहते आ रहे हैं और कोई नहीं इस पे कोई कान नहीं धर रहा था, कोई नहीं हमें इसका हमारा साथ नहीं दे रहा था। जितनी भी ये जो जमहूरी पार्टी हैं, सो कॉल्ड, मैं तो कहूँगा ये जमहूरियत का नाम लेती हैं, तो क्यों नहीं उस वक्त खड़े हुए कि नहीं, पाकिस्तान में इतना बड़ा धांधली ज़्यादा इलेक्शन हम नहीं मानते। सारे बेनिफिशरी थे, ऐसे लोग भी हैं जो 5-5 हज़ार जिन्होंने वोट लिए और उनके MNAs बना के असम्बली भर दी, कोई तीसरे नंबर वाला असम्बली में बिठा दिया गया। तो जब आप पूरी की पूरी असम्बली ही ऐसे भर दी ऐसे लोगों से जो जिनका हल्के में वोट नहीं था और जिनको वोट नहीं पड़ा, तो हम यही कह रहे थे कि भाई ये ऐसे ही इलेक्शन होने जा रहे हैं, इससे पहले रिफॉर्म ज़रूरी हैं, इससे पहले कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। वहाँ के लोग अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं। इन्हीं 12 सीटें, जिन 12 सीटें की ज़रिए इंजीनियरिंग की जाती है और वहाँ की हुकूमतें तब्दील की जाती हैं, वो बिल्कुल सच्चे हैं कि ये 12 सीटें होंगी तो फिर ऐसे ही होता रहेगा। आए उनके साथ खड़े हों, पहले ये मामला दुरुस्त करें। लेकिन उस वक्त हमारी किसी ने नहीं सुनी। आज नदीम अफजल चंद साहब, जो मुझे पिछले 2 दिन पहले प्रोग्राम में मशवरा दे रहे थे कि आए और हमारे साथ बैठे, हाँ जी, और आप ये क्या बाइकाट करके बैठ जाते हैं, आज बाइकाट की बातें कर रहे हैं। तो मेरे भाई, हम तो यही कह रहे थे, यही रोना रो रहे थे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं होने, यहाँ पे धांधली होनी है और फिर आप लोगों ने सीखना है। आए इस निज़ाम को बदलें, वो निज़ाम जिसकी यानी निज़ाम का इतना लाडला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात है कि आपके भी वोट हो गए, उसके पे भी धांधली, पीपल्स पार्टी के लिए भी धांधली, बाकी पार्टी उसके लिए पिछले 4.5 साल से सबसे बड़ा बेनिफिशरी निज़ाम का जो कोई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सेकंड नंबर पे बहुत ज्यादा बेनिफिशरी है। 4.5 साल का जो कुछ भी खेल खेला गया है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए खेला गया है, और आज कहते हैं कि निज़ाम नहीं चल रहा। और भाई, आपने इनको निज़ाम इनके हाथ में दिया क्यों? आपने इनको निज़ाम पे लाके बिठाया क्यों, जो आज ये रोना रो रहे हैं? हम तो उस वक्त ही कहते थे कि ये नालायक है, नाअहल है, करप्ट है, इनसे ये निज़ाम नहीं चलना। आज आपको पता लगा 4.5 साल मुल्क के ज़ाया करके। ठीक, इस वक्त गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो आए हैं उसमें अभी तक 3 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत चुकी। नशिस्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और डेफिनेटली मुकम्मल जो नताइज होंगे और हतमी जो नताइज होंगे वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही जारी किए जाएंगे। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है जो अब तक हमें मौसूल हुआ है। एक और भी बड़ा अहम मामला और बड़ी अहम सिचुएशन चल रही है जिसकी हम प्रोग्राम में पूरी डिटेल बताएंगे, इसकी टाइमलाइन क्या है। लेकिन उससे पहले जो मेहमान साथ मौजूद हैं उनसे जरा बात करें। ये जो मजीद सूबों की बात हो रही है, मजीद यूनिट्स की बात हो रही है, तो इख्तियार साहब जरा आप इस सेगमेंट को शुरू करें ना सर, क्योंकि आप लोगों की तरफ से, यानी पंजाब की हुकूमत की तरफ से, जो आप लोगों की जमात में मंशूर का हिस्सा था जनूबी पंजाब सूबा, इसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? आप तो बड़ा बबांगे दौहल कह रहे हैं कि भाई पंजाब में तो सब कुछ ओके है, दूसरे सूबों शुरू करें। ये तो आप मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में तो इसके लिए पूरी की पूरी पार्टियां शामिल करवा दी गई थी दूसरी जमातों में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। क्या आप भूल गई है वो खुसरो बख्तियार साहब को? उनको किस तरह शामिल कराया गया था, फिर बनाई गई, वो किसी ने वो सूबा बनाया। उनका सवाल तो उनसे करूंगी ना मैं तो आपसे आपका सवाल करूंगी ना कि आपकी तो असेंबली के अंदर बिल भी आया, आपके असेंबली के अंदर बात भी हुई सूबों के हवाले से, आप तो मंशूर भी है। किरण, मैं अपना जवाब अपने अंदाज से दूंगा ना, जो मुझे इल्म है मैं उस तरह बताऊंगा। मैं आपकी मर्जी की बात तो नहीं कर सकता। तो बात ऐसी है कि मुस्लिम लीग नून ये काम अकेले नहीं कर सकती, ये टोटल नेशनल कंसेंसस जब होंगे तो फिर होगा। अब क्या सिर्फ ये पंजाब की तकसीम का फार्मूला है तो फिर किसी को कबूल नहीं है। अगर ये सिर्फ सिंध की तकसीम का फार्मूला है, मेरे ख्याल में किसी को कबूल नहीं है। तकसीम अगर ये तो अभी डिसाइड ही नहीं है ना, मैं तो फार्मूला की बात ही नहीं कर रही हूँ। ये तो अभी डिसाइडेड भी नहीं है कहीं कि कहां से क्या होगा। ये तो आपकी बात थी, आपकी जमात ये बात कर रही है कि भाई हमें पंजाब में अभी जरूरत नहीं है, आप किसी और सूबे से शुरू करें। करारदाद आपकी जमात की तरफ से आई थी, इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि इंतजामी यूनिट्स अगर बढ़ाने हैं
तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप जाएंगे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में जाए, वहां पर डिबेट शुरू करें। ये काम इट्स नॉट द मैटर ऑफ, जो आप कह सकते हैं ना कि आप विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन जो है तो आप कर देंगे, भैया जुम्बश कलम, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस पर डिबेट होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि ये बातें जो है ना, ये अब टॉक शोज की बातें बन गई हैं और दोनों तरफ से ये बताया जा रहा है कि हम इसके लिए रेडी नहीं है, आप दूसरे को तैयार करें। पहले एक ब्रेक ले लीजिए, मुअज़्ज़िज़ में साथ मौजूद है, इस पर मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त जो डिस्कस हो रहा है वो 1 यूनिट, इंतजामी यूनिट और साथ साथ सूबों के हवाले से बात हो रही है। शर्मिला साहिबा, ये बताइए मैडम, सिंध में डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, वहाँ जो भी करारदाद आएगी डेफिनेटली वो नाकाम हो जाएगी, लेकिन जहाँ करारदादें पास हो चुकी हैं इस पर पेशरफ्त के लिए आप साथ क्यों बैठने को तैयार नहीं है? देखिए किरण, दो चीज़ें हैं। सियासत को एक तरफ रखते हैं, इस वक्त तो ये सियासत हो रही है ना कि जो बासर शख्सियात काबीना में बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जी सिस्टम नाकाम हो गया है और सिस्टम को चलाने के लिए मज़ीद सूबे बनाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वफाक जो है वो खसारे के अंदर है, फिस्कल स्पेस नहीं है। अब नए सूबे बनाने का क्या मतलब है कि और चीफ मिनिस्टर और काबीना और ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, तो वो खर्चे आप कहाँ से लेकर आएंगे? देखिए, बात वो करें जो समझ में भी आए और जो मौजूदा हालात के अंदर लोग हज़म भी कर सकें। इशू ये है कि आप ये कहते हैं कि गवर्नेंस सही नहीं है, एक आम आदमी तक जो है वो आसानियाँ पैदा नहीं हो रही हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। उसका तरीक़ेकार क्या है कि आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें, आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कराएं, आप ऐसी कानून साजी करें जहां पर इक़्तिदार जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल हो जाए। अब जहां तक सिंध का ताल्लुक है, आपको पसंद हो ना पसंद हो, अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन वहां पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, इलेक्शन हुए हैं, लोकल नुमाइंदे हैं। पंजाब में तो हैं ही नहीं, किसी न किसी हीले बहाने से वो इलेक्शंस पोस्टपोन कर रहे हैं। तो बात ये है कि जिस सूबे से आपका ताल्लुक है वहाँ पर आप इंटरिम चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उसी सूबे से आप सेनेटर इलेक्ट हुए, एंड यू सच अ पावरफुल मिनिस्टर कि ये भी कहा जाता है कि ही इज़ मोर पावरफुल दैन द प्राइम मिनिस्टर, और बात सही भी है एक तरीके से। ठीक, बात ये है दुरुस्तगी लानी है तो पहले आप आइन और कानून के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कराएं। अब आपकी जो बात है साउथ पंजाब की रेजोल्यूशन की आ चुकी है, जी बिस्मिल्लाह करें, कोशिश करें, पार्लियामान के अंदर लेकर आए, एक जो आइन का प्रोसेस है उसको तो फॉलो करें ना। सिंध असेंबली में तो करारदाद पास हुई कि हमने मजीद सूबे बनाने ही नहीं है। वैसे जो आपने बात की ना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जबरदस्ती ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वाकई मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल हैं कि माशाल्लाह सदर साहब भी उनको सिंध के मामलात देखने के लिए भेजते हैं, तो ये बात आपकी चले, मैं मान लेती हूँ और बिल्कुल दुरुस्त बात भी है। शुएब साहब, मुझे ये फरमाइए सर, क्या लगता है आपको कि जो इंतखाबी मंशूर में नारे लगाने वाली जमातें हैं ये हकीकी तौर पर सूबों के क़याम के मामले से पीछे क्यों हटती हुई दिखाई दे रही हैं सर? ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि इसलिए पीछे हटती दिखाई दे रही हैं कि जो इन्होंने अवाम से वादे किए और जो इन्होंने अपने मंशूर के अंदर कहा, आज ये उसके ऊपर अमल दरामद करती नज़र नहीं आ रही। अगर सपोज करें मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के अंदर यहाँ पे हुकूमत के अंदर है, अगर 3 सीमें हैं, सेंट्रल है, साउथ है, नॉर्थ है, ये अगर 3 प्रोविंस बन जाते हैं तो तीनों मुस्लिम लीग नून अपने यहाँ पर इन्होंने इतने काम अवाम के कर दिए हैं, इतनी पेनिट्रेशन कर दी हैं, सारी की सारी सीटें ये जीते चले जा रहे हैं, तो ये बाकी भी पंजाब की सीटें जीतेंगे, फिर तो इनके 3 वज़ीर आला हो जाएंगे। तो इनमें क्या प्रॉब्लम है इनको कि अगर इन्हीं की जमात है, भाई पंजाब का नाम पंजाब ही रह रहा है, पंजाब को हम कोई और नाम से तो नहीं दे रहे हैं। आपके लोग आ जाएंगे, आप एक आम मसाइल की आदमी की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव, बल्कि आज वो सीएम साहिबा ने नई सीएम साहिबा को मुतारिफ भी करवाया है कि बेहतरीन सीएम हो सकती हैं मरियम औरंगजेब साहिबा। जी बिल्कुल जी, अल्लाह ताला बिल्कुल करे, मगर उस तक नौबत तो लेके आए ना। आप बनाए नॉर्थ प्रोविंस बनाए और आप साउथ का बनाए, आप सेंट्रल पंजाब बनाए। देखे इन सूबे बनाने का मकसद ये है कि किसी की जमात को उसके इक़्तिदार से तो नहीं बाहर कर रहे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, अगर आप अपनी पॉलिसीज अवाम की बेहतरी के लिए लेके आ रहे हैं तो अवाम आपको सिलेक्ट करेंगे, चाहे एक सूबा हो या 3 सूबा हो।
बिल्कुल ठीक। शफकत साहब ये फरमाइए सर, जुनूबी पंजाब में तो डेफिनेटली आप सूबे के हक में हैं, लेकिन फिर जब सूबों की बात होती है तो फिर हज़ारा सूबे के लिए भी आवाज़ उठती है, तो वहाँ पर पीटीआई क्या राय रखती है? बनने चाहिए, हज़ारा सूबा भी बनना चाहिए, पंजाब की भी डिवीजन होनी चाहिए, केपी की भी होनी चाहिए। बलोचिस्तान की देखें आप, उसकी आबादी तो कम है लेकिन आप रकबा देखें कि 42-3% है पूरे पाकिस्तान का, तो एक ही सूबा है, वहाँ पे भी होने चाहिए, सिंध में भी होनी चाहिए। हम तो सूबों के हक में हैं, सूबे ज़रूर बनने चाहिए, लेकिन निज़ाम सूबे बनने से ठीक नहीं होने वाला। जाली निज़ाम जो है वो असली नहीं होगा जब तक लोगों के मुंतखब करदा नुमाइंदे नहीं आएंगे और प्योर डेमोक्रेसी नहीं होगी, इस वक्त तक ये मुल्क ठीक नहीं होने वाला। सूबे जरूर बनाएं, ये अच्छी बात है। चले, मुझे यहाँ पर खुशी है कि जो हुक्मरान जमातें हैं या इत्तेहादी जमातें हैं वो सारी की सारी एक, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी काफ़ी अरसे से अब्दुल अलीम खान साहब ये इंतजामी यूनिट्स के हवाले से, सूबों के हवाले से बात करते रहे, लेकिन बाकी जो बड़ी दो जमातें हैं वो इसमें मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं, खिलाफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक पेज पर नज़र आ रही है, वहाँ पर जहाँ से ये सारी बातें हमें इत्तेफाक होती हुई, मुत्तफ़िक होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप तीनों चारों मौजूद मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इस वक्त कराची में सिचुएशन क्या डेवलप हुई है, जो ताज़ा तरीन इत्तलात मेरे पास आई हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। बहादराबाद में जो मरकज़ है MQM पाकिस्तान का, वहाँ पर एक इजलास हो रहा था और इंटरेस्टिंगली वहाँ पर जो इजलास हो रहा था वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के ग्रुप का इजलास हो रहा था। तो वहाँ पर जो मुस्तफ़ा कमाल साहब का ग्रुप है उन्होंने कोशिश की कि उस इजलास में वो शरीक हो सकें या फिर मरकज़ के अंदर दाखिल हो सकें, और उसी दौरान ये मारपीट कह लीजिए या खींचातानी या हाथापाई ये उसी दौरान हुई है, और इसी दौरान फिर हवाई फायरिंग भी की गई है, इससे 2 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। और मज़ीद अब क्या वहाँ पर सिचुएशन डेवलप हो रही है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि कुछ ही देर में मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी तो नहीं लेकिन फ़ारूक सत्तार साहब गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं इसी सारी सिचुएशन को लेकर। नवीद कमाल वहाँ पर मौजूद हैं स्पॉट पर, और उसके इम्तियाज़ अली जिनके कैमरे को तोड़ा गया है, उनके साथ बदतमीज़ी और तशद्दुद किया गया है। दोनों से बात करते हैं। नवीद, सबसे पहले तो आप बताइए, इसी तरह से है सारी सिचुएशन, इस तरह मैंने नाज़रीन को बताई, यही हो रहा था वहाँ पर, फिर उसके बाद हुआ क्या? पुलिस वगैरह पहुंची है, कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? बिल्कुल, पुलिस पहुंची ज़रूर है यहाँ पर, तमाम गुलशन डिवीज़न की पुलिस को यहाँ तलब किया गया, लेकिन गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं आई। अगर इस सड़क की हम बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों गोलियों के खोल अभी भी मौजूद हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि किस कदर यहाँ पर फायरिंग की गई है। झगड़े का आगाज़ अंदरूनी इजलास में हुआ था, जहाँ रहनुमाओं से मुबैना तौर पर बदतमीज़ी की गई, जिसके बाद ये दोनों ग्रुप आमने सामने आए, इनमें हाथापाई हुई, खींचातानी हुई, और जिसके बाद जैसे ही ये बाहर आए तो दोनों ग्रुपों की जानिब से फायरिंग की गई। इसमें सीधी फायरिंग भी की गई है, हवाई फायरिंग भी की गई है। 2 अफराद जो है इसमें जो कारकुनान हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर यह है कि कारकुनान टोलियों अभी क्या सिचुएशन है? अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप वो मरकज़ के अंदर है और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप, उनके जो लोग हैं वो इस वक्त बाहर कहीं पार्क्स में या सड़कों वगैरह पर बैठे हुए हैं, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने पूछी तो उसमें जो खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप के कारकुनान हैं वो अंदर हैं। कुछ ही देर में फ़ारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसलिए इनके कारकुनान अंदर मौजूद हैं। बाहर जो है मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी ग्रुप के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद रहे, और इनके दरमियान कुछ देर पहले 5 से 10 मिनट पहले भी जो है तल कलामी हुई, जिसको जो है रहनुमाओं ने टाला और अपने कारकुनान को अंदर आने के लिए कहा। इस वक्त यहाँ पर कशीदगी ज़रूर है, लेकिन किसी किस्म की नारेबाजी नहीं की जा रही। इस तमाम अफसोसनाक जो पहलू था, इसका मज़ीद अफसोसनाक ये रहा कि हमारे एक कैमरा मैन जो यहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद थे, इम्तियाज़ अली, उन्हें यहाँ पर यगमाल बनाया गया, हफ्से बेजा में रखा गया। और अच्छा नवीद, कराची का जो ये इलाका है बहादराबाद, ये बाकी पाकिस्तान के शहरों से ज़रा मुख्तलिफ होता है। संडे के दिन होता है, यहाँ पर फैमिलीज़ बड़ी तादाद में आती हैं, खाने पीने के स्पॉट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुझे ये बताएं कि इधर दुकानें वगैरह भी बंद हो गई थी, जब आप बता रहे हैं सैकड़ों हॉल पड़े हुए इधर, तो अभी क्या दोबारा से अब मामूल पर आई है जिंदगी, या अभी भी वही खौफ सा नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, आपने बहादराबाद की बात की। यहाँ पर जो रिहायशी कम्युनिटी है वो भी कारोबारी है, और कारोबारी पुरअमन लोग यहाँ पर रहते हैं, और जो
फूड्स आइटम्स के यहाँ पर बड़े बड़ी मरकज़ हैं यहाँ पर, जिनमें जो है इतवार के रोज़ बिल्कुल रश रहता है। और चार मीनार चुरंगी यहाँ से 100 मीटर के फासले पे है, जहाँ पर ट्रैफिक जो है इतवार को इतना जाम होता है कि आमदोरफ्त आसानी से नहीं होती, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं। कारोबारी मराकज़ बंद हुए, लोगों में खौफ रात फैला और यहाँ पर इतनी शदीद फायरिंग की गई कि इलाके में भी खौफ रात फैला और भगदड़ मच गई। हमारे साथ इम्तियाज़ अली मौजूद हैं, ये कैमरामैन है, कवरेज कर रहे थे किस तरह छीना गया जी बिल्कुल। इम्तियाज से मेरी प्लीज इम्तियाज से बात करवाइए। इम्तियाज सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, इम्तियाज आप मुझे सुन सकते हैं? इम्तियाज आप मुझे सुन सकते हैं? वो लड़के थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा। पीछे से पकड़ने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि यार इम्तियाज आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बना रहा हूँ मैं तो। जी 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 बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है मुझे। अच्छा इम्तियाज़, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जो जितना हम देख सकते हैं नज़र आ रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। मुझे ये बताइए क्या सिचुएशन बनी थी? आप यकीनन फुटेजेस शूट कर रहे होंगे और इस दौरान आपको पता चला कौन लोग आए, किसने आपके साथ मिसबिहेव किया, किसने बदतमीज़ी की? जी बिल्कुल, मैं तो अल्लाह का शुक्र अब खैरियत से हूँ। मैं अपनी रूटीन हिसाब से कवरेज कर रहा था, तो फुटेजेस वगैरह बना ही रहा था। तो इत्तेफाक से पीछे से जो है ना 60 से 8 लड़कों का एक टोला आया और उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा, मुझे मुक्के मारे और घूसे मारे। उसके बाद मुझे नीचे ज़मीन पे गिराया, मेरा कैमरा छीन लिया गया। मुझे बोल रहे हैं आप फुटेज वगैरह क्यों बना रहे हो? मैंने कहा फुटेज मैं नहीं बना रहा, मैं अभी आया हूँ, मुझे जस्ट 5 से 10 मिनट हुए हैं। उन्होंने मेरा कैमरा छीना, कैमरा छीनने के बाद उसकी जो LCD थी उसको डैमेज करा। उसके बाद मुझे पकड़ के गिरवान से और पीछे जो रूम एक फ्लैट था वहाँ मुझे अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद मुझे अंदर बिठाया, मेरा कैमरा चेक करा। कैमरा चेक करके मुझे कहा कि इसका मुझे कार्ड या DV जो भी है मुझे दो। मैंने कहा आपने मेरा कैमरा डैमेज कर दिया, ये कैमरा टूट चुका है अपना, ये ऑन नहीं हो रहा। तो फिर उसमें एक साहब आए, उन्होंने मेरी पिक्चर खींची। पिक्चर खींचने के बाद मुझे कहा कि आप कौन से चैनल से हैं? मैंने कहा समा न्यूज़ से हूँ। उन्होंने मेरे मोबाइल पे वीडियो बनाई, पिक्चर खींची। पिक्चर खींचने के बाद उन्होंने कहा अगर ये फुटेज ऑन एयर हुई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। सही। तो फिर उसके बाद इम्तियाज़ मुझे ये बताइए, धमकियां दी जा रही हैं एक तो आपको कि अगर ये ऑन एयर हुई तो अच्छा नहीं होगा, तो ये बात अभी आप इस वक्त अपने चैनल पर कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त ये सारी सिचुएशन हुई थी, जिस वक्त ये मारपीट हो रही थी, आपसे कैमरा छीना गया, तो तमाम चैनल्स पर ही आपके हवाले से ये खबरें चली हैं। उसके बाद किसी ने आपसे, MKM के किसी भी रहनुमा की जानिब से आपसे कोई राबता वगैरह किया गया, किसी माजरत का इजहार किया गया? नहीं जी नहीं, बिल्कुल किसी रहनुमा ने मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया। हमारे जो ब्यूरो चीफ असलम खान साहब थे वो मेरे साथ रब्ते में थे। उनको मैं सारी सिचुएशन पल पल कॉल करके मैं बता रहा था, और वही मेरा सिर्फ ऑफिस के जो लोग थे वो मेरे रब्ते में थे, इसके अलावा मेरे साथ कोई रब्ते में नहीं था। और इम्तियाज़ अली वैसे आजकल के कैमरामैन नहीं है, ये काफ़ी अरसे से समा TV के साथ मुंसलिक हैं, और मैं जब कराची में होती हूँ, जब MKM पाकिस्तान के अहम रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ के लिए जाती हूँ, तो इम्तियाज़ मेरे साथ मौजूद होते हैं। तो बाय फेस भी इम्तियाज़ को ऑलमोस्ट तमाम लोग जानते हैं, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये सीधा सीधा समा TV पर हमला है कि जब समा TV के कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, समा TV के कैमरा को जो है वो तोड़ा गया, और इस वक्त आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी MKM पाकिस्तान से ही कि आपकी अपनी जमात में, वो भले से खालिद मकबूल सिद्दीकी के ग्रुप का हो या भले ही मुस्तफ़ा कमाल साहब के ग्रुप का हो, लेकिन ये जो टोला 7-8 लड़कों का, ये किसी भी तरफ से है, लेकिन पार्टी के अंदर से भी इन पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। इम्तियाज़, आप मज़ीद कुछ इस पर कहना चाहेंगे, कोई मुतालबा करना चाहेंगे? आई नो यू कि आप अपनी ड्यूटीज़ को, अपने फ़राइज़ को किस तरह से अंजाम दे रहे होते हैं, कितनी डेडिकेशन के साथ आप अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी मुतालबा करना चाहते हैं बीइंग समा फैमिली, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। जी देखें, बिल्कुल आप तो मुझे काफ़ी टाइम से जानती है और काफ़ी कवरेज मैंने आपके साथ की है और बाखूबी जानती है, लोग भी यहाँ जानते हैं पुराने कैमरामैनों में। तो मेरा मुतालबा यही है कि जिन्होंने मेरा कैमरा तोड़ा है और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, और 8 से 9 लोगों का टोला था जिन्होंने मुझे मारा है। सही, बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ अली। आप साथ मौजूद थे। नवीद कमाल वहाँ से लम्हा बलम्हा में अपडेट कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन बनी है, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। एक तवील अरसा हुआ है कि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से जो खौफ व हरास का माहौल बन जाता था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन आज फिर एक बार ऐसी सिचुएशन बनी है कि फायरिंग की गई, सैकड़ों खौल बताया जा रहा है वहाँ पर मौजूद हैं, और अभी ये तय करना बाकी है कि ये मामलात का आगाज़ कहाँ से हुआ था, क्योंकि दोनों ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ औकात में हम देखते हैं, ख़ास तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा इन ही बातों पर कि इजलास में नहीं बुलाया जाता या
कोई हमसे मुशावरत नहीं की जाती, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा है। एक और अहम मामले की तरफ बढ़ते हैं। अमरीकी सदर ने ईरान और मशरिक़ वस्ता के ममालिक की दरख्वास्त पर आज रात होने वाला मुमकिना हमला मौखर कर दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि अमरीका ऐसे हमले के लिए तैयार था जो दुनिया ने दूसरी आलमी जंग के बाद कभी नहीं देखे। अमरीकी सदर के मुताबिक उन्हें बताया गया कि एक मुआहदे के बुनियादी निकात पर इत्तेफाक हो चुका है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को फौरी, मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल है। हमला न करने के फैसले में इसराइल भी अमरीका के साथ इत्तेफाक करता है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने बताया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राबते ने ईरान पर हमला मौखर करवाने में अहम किरदार अदा किया है और इसी दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तुर्किया और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा से राबते किए थे। ईरान ने खबरदार किया था कि अमरीका या इसराइल की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देगा। दूसरी तरफ ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि तेहरान ने अमरीका से नई फौजी कार्रवाइयां न करने की दरख्वास्त की थी। ईरानी फौजी हुक्काम का कहना है कि सदर ट्रंप का बयान बेबुनियाद है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। ईरान पर अमरीकी हमलों के मौखर होने से एक रोज़ पहले अमरीकी मीडिया ने खबर दी थी कि मशरिक़ वस्ता में कई माह से जारी जंग की वजह से अमरीका को मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर्स की शदीद किल्लत का सामना है। जंग से पहले पैट्रियट डिफेंस इंटरसेप्टर्स ज़खायर तकरीबन 2300 थे, जो अब सिर्फ 827 और थर्ड दिफाई निज़ाम के इंटरसेप्टर्स 452 से कम होकर 278 से भी कम रह गए हैं। फॉक्स न्यूज़ का इस हवाले से कहना है कि दिफाई इंटरसेप्टर्स ज़खायर की बहाली में कम से कम 3 साल लग सकते हैं। पिछले दिनों ही अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया था कि अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डनकैन ने सदर ट्रंप को खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने की सूरत में दिफाई मिसाइल्स के ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो सकते हैं। आज वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि यूरोप में तैनात अमेरिका के सीनियर तरीन जनरल ने पेंटागन को खबरदार किया है कि उनके पास इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल्स हमलों से बचाने के लिए दरकार बहरी वसाइल मौजूद ही नहीं है। अगर मजीद डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज़ न भेजा गया तो उन्हें अमेरिका और इसराइल के दिफा में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। ये डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज़, ताकतवर रडार और मुख्तलिफ मिसाइल्स से लैस होता है, जो ईरान और यमन के हूसी जंगजुओं की जानिब से फायर किए गए मिसाइल भी मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के करीब समंदर में दीगर जहाज़ों के अलावा 11 डिस्ट्रॉयर तैनात हैं और एक डिस्ट्रॉयर बुहीरा अहमर में तैनात है, जहां यमन के हूसियों की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के पास।